हेलो एवरीवन। आज अपन भारत के राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अपने यहाँ भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और जो संसदीय शासन प्रणाली होती है इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। एक होता है संवैधानिक प्रधान, जिसको नाम मात्र या औपचारिक प्रधान भी बोला जाता है, और एक होता है वास्तविक प्रधान। भारत में जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रधान है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी संपूर्ण शक्तियां दी गई है, लेकिन वास्तव में उसका प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रधान होने के बावजूद भारत में उनका जो पद है वो एक तरीके से गरिमापूर्ण माना जाता है, प्रतिष्ठा का पद माना जाता है और भारतीय राज्य की एकता का प्रतीक है। अपने यहाँ पर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली तो है ही, साथ ही साथ गणतंत्रीय शासन प्रणाली भी अपनाई गई है, जिसमें जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होता है। जैसे कि अपन ब्रिटेन को देखें तो ब्रिटेन में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो राष्ट्रपति राजा का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, जबकि गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचित होता है। तो भारत में यही व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संविधान में राष्ट्रपति के लिए क्या क्या उपबंध किए गए हैं। भारत की जो संघीय कार्यपालिका है उसका विवरण संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसका वर्णन किया गया है, 52 से लेकर 78 तक। जो संघीय कार्यपालिका है उसमें देखिए राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और साथ ही महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल जिसको अपन बोलते हैं, जो एक तरीके से संघ सरकार जो होती है उसका विधि सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। तो ये सारे संघीय कार्यपालिका में शामिल होते हैं। आज अपन राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 52 है, 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद की व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 52 के तहत की गई है। फिर अपन बात करें अनुच्छेद 53, उसमें लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो इस तरीके से संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण अपने यहाँ पर शासन के भी दो स्तर है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र स्तर और राज्य स्तर जो दो स्तर होते हैं वो भारत में भी अपनाए गए हैं। तो इसलिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति को कहाँ निहित किया गया है? राष्ट्रपति में, जिसका प्रयोग वह स्वयं करता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाता है। लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में राष्ट्रपति के लिए ये संविधान में विवरण लिखा गया है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 58 में किया गया है। जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये हर पद के लिए है। 35 वर्ष की वह आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी जो लोकसभा के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित है वो राष्ट्रपति पद के लिए भी निर्धारित है। इसके अलावा वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद यानी संघ सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के अधीन कोई भी शासकीय पद है उसके ऊपर वह नहीं होना चाहिए। यदि वह है तो राष्ट्रपति पद के लिए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें देखिए एक बात है कि जो राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है या फिर राज्यपाल है, मंत्रियों के जो पद है, ये लाभ के पद नहीं माने गए, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से इनको अपने पद से त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। उसके बाद यदि अपन बात करें तो राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए जब नामांकन होता है तो नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये जो अनुमोदक और प्रस्तावक या आवेदकों की जो संख्या है वो पहले 10-10 थी, जिसको बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया 1997 के बाद में। और इसके अलावा यदि जो उम्मीदवार है, प्रत्येक उम्मीदवार जो भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ है उसको 15,000 रुपये RBI भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करवाने होते हैं। वो इसलिए कि मान लीजिए यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का
1/6 भाग भी यदि वो प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, उसको प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसकी ये जो राशि है वो क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। तो जमानत की जो राशि है वो पहले 2500 थी, 2500 रुपये, और उसको बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। और अनुमोदक और जो प्रस्तावकों की संख्या है उसको बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया। अब अपन आगे देखते हैं कार्यकाल। देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन उससे पहले मृत्यु हो सकती है, या राष्ट्रपति स्वयं अपना त्यागपत्र दे दें, या फिर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर यदि वो संविधान का उल्लंघन करे या अतिक्रमण करे तो उसको पद से हटाया जा सकता है। तो इस कारण यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। 6 माह से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और जो नया राष्ट्रपति बनता है वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बनता, बल्कि आने वाले जो 5 वर्ष होते हैं उसका कार्यकाल जो होता है वो संपूर्ण अवधि के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष के बाद यदि फिर से राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं तो 3 वर्ष के लिए वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, बल्कि आगे जो 5 वर्ष है उनके लिए वो राष्ट्रपति बनेगा। उसके बाद में अपन देखते हैं, पहले अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ पर, जो अनुच्छेद 60 में दी हुई है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उनके समक्ष अनुच्छेद 60 में उसका प्रारूप दिया हुआ है, उसकी शपथ वह लेता है। जैसे कि मैं राष्ट्रपति पद का जो भी कार्य है उसका पालन करूंगा, संविधान और विधि की रक्षा करूंगा, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, निरंतर सदैव उनके लिए तैयार रहूंगा। तो इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। इसके अलावा अपन देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, और इन शर्तों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 59 में। शर्तों में देखिए, एक तो वह संसद के किसी भी सदन जैसे लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही राज्य विधानमंडल, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, या फिर विधानसभा अकेली है कुछ ज़्यादातर राज्यों में, तो उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व इस पद का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य किसी भी लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। वेतन भत्ता की यदि अपन बात करें तो राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। ये जो मासिक वेतन था वो पहले 1.5 लाख रुपए था, फिर 2016-17 में इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसके अलावा उसको बिना किराए के जो सरकारी निवास स्थान है वो मिलता है, और जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति को मेडिकल की है, और भी निःशुल्क हवाई यात्रा है, सारी सुविधाएं, टेलीफोन है, वो सारी सुविधाएं उसको मिलती है। इसके अलावा उसकी जो भी उपलब्धियां या उसके जो भत्ते हैं उनको उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। उसके बाद अपन बात करते हैं उन्मुक्तियों की। तो उन्मुक्तियों में देखिए, राज्यपाल जो है वो किसी भी अपने कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। वह अपने पद के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता उसके कार्यकाल के दौरान। जब तक कि वह अपने पद पर आसीन है, न्यायालय में उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उसके विरुद्ध यदि किसी प्रकार की राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई कार्यवाही, तो उसके लिए भी उच्चतम न्यायालय को 2 महीने पहले उसका क्या देना पड़ता है, एक नोटिस देना पड़ता है। और ये जो नोटिस होता है ये भी उसके किसी निजी कृत्यों के लिए ही उसके ऊपर राष्ट्रपति पर अभियोग चलाया जा सकता है। उसके बाद में अपन देखते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 62 में। जैसे अपन ने कार्यकाल के पढ़ रहे थे तो देखा था कि जैसे या तो 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए, या फिर वो त्यागपत्र दे दे, या फिर महाभियोग द्वारा संसद उसको हटा दे उस पद से, या उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। तो इसके लिए उसका कार्यकाल जो कार्यकाल 5 वर्ष का है वो होने से पहले ही चुनाव करवाने चाहिए। और यदि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की कोई देरी होती है तो वह जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति वह है तब तक अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष के बाद भी, जब तक कि जो नया उत्तराधिकारी है वो कार्यग्रहण नहीं कर लेता है।
और मान लीजिए ये भी व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, जैसे वो बीमार हो गया है या किसी कारणवश वो विदेश यात्रा पर गया हुआ है, तो आवश्यकता हुई तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकता है और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन वह कर सकता है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, बीमार है या अन्य कारणों से अपना पद पर वो नहीं कार्य कर पा रहा है, तो उपराष्ट्रपति उसके पद के जो भी कार्य हैं उनको संभालता है। लेकिन मान लीजिए यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो फिर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह ऐसा कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति के ऊपर लगाए जाने वाले महाभियोग के बारे में, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। संविधान में देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए एक आधार दिया हुआ है, संविधान का उल्लंघन। हालांकि संविधान में इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है कि किसको संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, लेकिन फिर भी संविधान का उल्लंघन करने या संविधान की जो धाराएं हैं उसके प्रतिकूल विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति के ऊपर संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी शुरुआत की जा सकती है और राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है। जो भी सदन अभियोग लगाएगा उस सदन की संपूर्ण जो संख्या होती है उसके 1/4 सदस्यों के उस अभियोग पत्र पर हस्ताक्षर होना जरूरी है कि कम से कम 1/4 सदस्य उसके ऊपर अपनी सहमति दे। साथ ही इसके लिए राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होती है कम से कम 14 दिन पूर्व, कि 14 दिन पूर्व एक नोटिस देना होता है राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर इस प्रकार का कोई महाभियोग जो है वो चलाया जाएगा। अब महाभियोग देखिए जैसे ही सदन में रखा जाता है और यदि 2/3 सदस्य उससे सहमत है तो ये महाभियोग का जो पत्र है वो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है उसके विचार के लिए। जिस भी सदन में ये जाता है वहाँ पर महाभियोग के कारणों की जांच की जाती है। ये स्तर महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वह स्वयं या तो उपस्थित हो या फिर जांच के दौरान अपना कोई प्रतिनिधि जो है वो प्रस्तुत करे और अपना जो भी पक्ष है, अपनी जो भी बात है वो उन सदन के सामने रखे। लेकिन यदि बाद में भी सदन इन आरोपों को सही पाता है और उसी प्रकार जैसे पहले सदन ने 2/3 बहुमत से पारित किया था उसको पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद जो है, स्थान जो है वो रिक्त करना पड़ता है, पद छोड़ना पड़ता है। आगे अपन राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ेंगे उसमें अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली व पुडुचेरी जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके विधानसभाओं के सदस्य उस निर्वाचक मंडल में होते हैं। लेकिन जब देखिए संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, हालांकि जो निर्वाचन है वो 3 तरह के ये सदस्य हो गए, लेकिन जब महाभियोग लगाया जाता है तो सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं और संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य नहीं बल्कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका उल्लेख अनुच्छेद 54 और 55 में किया गया। 54 में ये किया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे, 54 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से और निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा और निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जो 2 है दिल्ली और पुडुचेरी, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस रीति से होगा इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। इसकी चर्चा अपन आगे थोड़ी करेंगे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में देखिए 2 बातें हैं कि एक तो वरीयता दी जाती है उम्मीदवारों को, जो मत देने वाले लोग होते हैं, मतदाता जो होते हैं वो अपनी पसंद व्यक्त करते हैं
और दूसरा इसमें मतों का हस्तांतरण होता है, इसीलिए इसका नाम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मान लीजिए पहली गणना में यदि किसी को न्यूनतम कोटा या निश्चित कोटा न्यूनतम मत जो है वो प्राप्त नहीं हुए, तो फिर दूसरी वरीयता के पदों जो मत है उनकी गणना की जाती है। इसके अलावा गुप्त मतदान होगा, राष्ट्रपति का जो मतदान प्रक्रिया है वो गुप्त रहेगी। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो विभिन्न राज्य हैं उनको समान प्रतिनिधित्व देने के लिए और साथ ही राज्यों और संघ के मध्य भी समानता, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग अलग है, और संसद लोकसभा में जो हर राज्य से सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं उनकी संख्या भी अलग अलग है। इसलिए इनमें थोड़ी समानता स्थापित की जाए, इसके लिए एक निम्न तरीका जो है वो अपनाया जाता है। इस तरीके के माध्यम से संसद के सदस्यों के मत का मूल्य भी निकाला जाता है और साथ ही राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका भी मत का मूल्य निकाला जाता है। इसका देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, कितना मत उसका माना जाएगा या मत का मूल्य जो है वो क्या माना जाएगा। इसके लिए राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है और साथ ही उसमें फिर 1000 का जो है वो भाग दिया जाता है, और इससे जो संख्या आती है इसके बाद में भी यदि 500 से ज़्यादा कम आती है तो उसमें एक और जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत की जो संख्या है या मत का जो मूल्य है वो निकाला जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जब समस्त राज्यों के जो मतों की संख्या है वो प्राप्त हो जाती है तो उन सब के योग को संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मत का जो संख्या है या मत का मूल्य वो निकालने के लिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्याओं का योग में किसका भाग दिया जाता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग दिया जाता है। और इस प्रकार संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या जो है वो ज्ञात की जाती है। अब देखिए, राष्ट्रपति को जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान होता है उसमें प्रत्याशियों के नाम के एक मतदान पत्र छपवा लिए जाते हैं और इन मतदान पत्रों पर नामों के आगे वरीयता मतदान के लिए स्थान छोड़ दिया जाता है। अब मतदाता जो भी चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी होते हैं, इन प्रत्याशियों के सामने क्या करेगा, अपनी पसंद जो अंकित करेगा। मान लीजिए एक राष्ट्रपति का पद जो है वो एक है और उसके लिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो जो भी मतदाता है वो ए को 2 नंबर पे पसंद कर रहा है या 1 नंबर पे पसंद कर रहा है, बी को 1 नंबर पे कर रहा है या 2 नंबर का, यानी वो अपनी वरीयता जो है उस मतदान पत्र पर क्या करेगा, अंकित करेगा। यानी एक तरीके से प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार हो गया जितने प्रत्याशियों के नाम के मतदान पत्र छपे होते हैं या फिर जितने उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं। और इस मतदान में जो न्यूनतम मत या कोटा प्राप्त करने का सूत्र है वो है वैध मतों की संख्या, यानी जितने वैध पाए गए मत जितने पड़े उनमें से कुछ खारिज भी हो जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या +1 और उसके बाद में फिर इसके भागफल में +1। तो यहाँ पर वैध मतों की संख्या और फिर 2 का उसमें भाग देकर 1 उसमें प्लस कर दिया जाता है। फिर मतदान के बाद देखिए, मतदान जो गिनती प्रारंभ होती है और सर्वप्रथम क्या किया जाता है, जो अवैध मतपत्र होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और शेष जो वैध मतपत्र है उनका मूल्य निकाला जाता है। और मूल्य निकालने के लिए ये वाला सूत्र जो है वो काम में लिया जाता है कि वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या +1 और उसके जो भागफल होता है उसमें 1 जोड़कर चुनाव कोटा या न्यूनतम मत जो है वो निकाला जाता है। इसमें अपन देखते हैं जैसे कि देखिए कि मान लीजिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, A, B, C और D। अब देखिए, इन उम्मीदवारों की जो प्रथम वरीयता है उसकी पहले गणना की जाती है कि प्रथम गणना में यदि निश्चित कोटा किसी को प्राप्त नहीं होता है तो फिर उसके बाद में सबसे कम मत जिस प्रत्याशी के मिलती है उसकी द्वितीय वरीयता देखी जाती है और जिनको उन मतों में द्वितीय पसंद दी गई है उनके मत में ये मत जोड़ दिए
जाते हैं। और मान लीजिए द्वितीय गणना में भी किसी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो तो फिर तीसरी, और तीसरी में भी नहीं हो तो चौथी, ये क्रम तब तक चलता रहता है। इसको अपन देखते हैं कि मान लीजिए जैसे कि 200 वेद जो मत थे वो 200 वोट थे। अब इसमें अपन ए को देखते हैं कि 50 मिले, बी को जो है वो 80 मिले, और सी को मान लीजिए 40 मिले, और डी को जो है वो सबसे कम मिले, 30 मिले। इसमें अपन देखते हैं कि किसी को भी 200 के लिए जो आंकड़ा था वेद मतों का, या जो न्यूनतम कोटा है वो कितना आएगा, 101 कम से कम। तो ये किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके लिए फिर सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे कि डी है, इसको सबसे कम प्रथम वरीयता में इसको सबसे कम बार पसंद किया गया है, तो इसकी जो प्रथम वरीयता है वो निकाल दी जाती है, इसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में ये देखा जाता है कि प्रथम वरीयता जो डी को जिस जिस लोगों ने प्रथम वरीयता दी है उन मतपत्रों में, इसके जो ये 30 मतपत्र है, इनमें ये देखा जाता है कि दूसरी वरीयता इन लोगों ने किस किस को दी है। तो मान लीजिए उसमें 3 लोगों को ए है और बी है और सी, इनको ये वरीयता देंगे, और वो दूसरी वरीयता इनको कितनी कितनी मिली है वो इसमें विभाजित कर दी जाती है, और फिर उसको प्लस करके न्यूनतम कोटा है वो निकाला जाता है कि इस न्यूनतम कोटा के आंकड़े को पार किया है या नहीं किया है। तो इस तरीके से तीसरी बार या चौथी बार ये प्रक्रिया चलती रहती है। अभी तक भारत में प्रथम वरीयता से ही जो राष्ट्रपति पद का रिजल्ट है वो निकाल लिया जाता है। सिर्फ एक बार 1969 में इसकी जरूरत पड़ी थी, 1969 में, जब द्वितीय पसंद के जो मतों की गणना की गई थी, और जो उस समय राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी, उनको निश्चित कोटा प्राप्त हुआ था। इसके पहले और अभी तक जो भी राष्ट्रपति बने वो प्रथम वरीयता में ही उम्मीदवार को जीत के लिए जो न्यूनतम कोटा है वो प्राप्त हो गया था। इसके अगले वीडियो में अपन राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।